फिल्म की शुरुआत हमें टोनी स्टार्क से दिखाई जाती है, जो स्टार्क इंडस्ट्री यानी कि डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट इंडस्ट्री का मालिक है, जिसे उसके फादर हॉवर्ड स्टार्क ने स्टार्ट किया था। और हम देख पाते हैं कि टोनी अफगानिस्तान के एक वॉर टोन एरिया में अपनी जेरिको नाम की एक मिसाइल को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए पहुंचा है, वो भी कुछ मिलिट्री और साथ ही अपने दोस्त लेफ्टिनेंट कॉलोनल जेम्स रोडी के साथ। और डेमोन्स्ट्रेशन के बाद वो जैसे ही घर के लिए वापस निकलने का डिसाइड करता है, तो हम देख पाते हैं कि रास्ते में कुछ मिसाइल्स उस पर अटैक कर देते हैं, जो कि उसकी कंपनी के ही होते हैं। जिससे बचने के लिए वो कार से बाहर तो निकलता है, पर अनफॉर्चुनेटली एक मिसाइल उसके काफी करीब आकर ब्लास्ट हो जाता है, जिस वजह से वो बेहोश हो जाता है। जिसके बाद कहानी बढ़ती है 36 आवर्स पहले, जहाँ हम देख पाते हैं कि टोनी को आर्म्स डीलर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिलने वाला है, पर अनफॉर्चुनेटली वो उस अवार्ड को लेने के लिए वहाँ मौजूद नहीं, जिस वजह से उसके फादर का पार्टनर स्टैन उसे लेने के लिए जाता है। और हमें पता चलता है कि उसके फादर हॉवर्ड स्टार्क के साथ वो स्टार्क से ही जुड़ा हुआ है, जिस कारण उसके फादर ने उसे अपना पार्टनर बना लिया। और फिर हम टोनी को देख पाते हैं, जो अवार्ड लेने के लिए नहीं पहुंचा, क्योंकि वो क्लब में काफी ज्यादा बिजी था। जिसका अवार्ड देने के लिए रोडी उसके पास पहुंचता तो है, पर वो उस अवार्ड को लेता नहीं और यही कहता है कि उसके पास इसे रखने की जगह नहीं। जिसके बाद पार्टी के बाद जैसे ही वो घर जा रहा होता है, तो उसकी मुलाकात एक रिपोर्टर क्रिस्टीन से होती है, जो उसे ये बता रही होती है कि स्टार्क इंडस्ट्री में वो वॉर के हथियार को बनाकर बिल्कुल भी ठीक नहीं कर रहा, जिस वजह से मासूम लोगों की जान जाती है। जो सुन टोनी उसे यही कहता है कि वो काम कर रहा है जिसकी आगे चलकर उन्हें जरूरत पड़ सकती है। जिसके बाद क्या वो उसे अपने साथ अपने घर ले जाता है और कुछ समय उसके साथ स्पेंड करके मॉर्निंग में उसकी पर्सनल असिस्टेंट पेपर उसे बताती है कि उसे अफगानिस्तान के लिए निकलना है, यानी कि जेरिको के डेमोन्स्ट्रेशन के लिए। जिसके बाद ये कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है, जहां हम देख पाते हैं कि कुछ टेररिस्ट ग्रुप ने टोनी को कैप्चर कर लिया है, जहां उसके साथ यिनसेन नाम का एक डॉक्टर भी अवेलेबल है। और उसके उठते ही टोनी को पता चलता है कि उसके चेस्ट में एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इम्प्लांट किया हुआ है, जिसकी मदद से ही वो सांस ले पा रहा है, क्योंकि यिनसेन के अकॉर्डिंग उसकी बॉडी में उसी की मिसाइल्स के कुछ छोटे छोटे तत्व घुस चुके हैं, जिसे वो पूरी तरह निकाल नहीं पाया। लेकिन उसके हार्ट से दूर रखने के लिए उसने एक आर्क रिएक्टर बनाया है, जिसकी मदद से वो छोटे छोटे पीसेस उसके हार्ट तक नहीं पहुँचेगी। और फिर कुछ समय बाद हम देख पाते हैं कि वो टेररिस्ट ग्रुप, जो खुद को 10 रिंग्स कहते हैं, उनका लीडर रजा स्टार्क से बातचीत करने के लिए आ पहुंचता है, जिसने उसे ये ऑफर किया है कि अगर वो उसे जेरिको मिसाइल बना कर देगा तो वो टोनी स्टार्क को आजाद कर देगा। जिसके लिए टोनी मना करता है, तो हम देख पाते हैं कि वो उसे अपने पास मौजूदा स्टार्क इंडस्ट्री के सारे हथियार दिखाता है, जो उन्हें बेचे तो जाते हैं लेकिन काफी ज्यादा दामों में। जिस वजह से टोनी रेडी हो जाता है और हम देख पाते हैं कि उसकी बातचीत यिनसेन से होती है, जिसके अकॉर्डिंग उसे ऐसा लग रहा है कि रजा अपनी बातों का पक्का नहीं, वो स्टार्क को यहाँ से जाने नहीं देगा। जिस कारण स्टार्क यिनसेन के साथ मिलकर वो सबसे पहले अपना आर्क रिएक्टर बनाता है, क्योंकि जो आर्क रिएक्टर फिलहाल उसमें लगा हुआ है वो एक बैटरी से चलता है। सो उसके अकॉर्डिंग उसे ऐसा आर्क रिएक्टर चाहिए जो बगैर किसी पावर के चलता हो। लेकिन इतना ही नहीं, बल्कि उन दोनों ने पावर्ड आर्मर बनाने का डिसाइड किया है, ताकि वो लोग यहाँ से भाग कर जा सके, जो करने में वो लोग कामयाब भी होते हैं और उन टेररिस्ट से ये छुपाने में भी कि एक्चुअल वो लोग किस चीज पर काम कर रहे हैं। पर काम खत्म हो उससे पहले ही उन टेररिस्ट को पता चल जाता है कि वो लोग कुछ और ही चीज बना रहे हैं, जिस वजह से वो लोग उन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ना शुरू करते हैं। पर यिनसेन उस सूट को कंप्लीट करने के लिए स्टार्क को टाइम देने के कारण खुद को सेक्रीफाइस कर लेता है। और जब तक स्टार्क उस तक पहुँचे, तब तक यिनसेन काफी घायल हो जाता है, जिस कारण उसकी मौत हो जाती है, जिससे वो और चिढ़ जाता है और बाहर निकलते ही 10 रिंग्स के पास मौजूदा वेपन्स को पूरी तरह जलाकर वहाँ से भाग निकलता है। पर अनफॉर्चुनेटली एक डेजर्ट में जाकर क्रैश हो जाता है, जिस वजह से उसका बनाया हुआ सूट डिस्ट्रॉय हो जाता है। और कुछ समय बाद रोडी की टीम उसे रेस्क्यू करने के लिए उस लोकेशन पर आ पहुँचती है। और घर लौटते ही टोनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने के लिए कहता है, ताकि वो उसकी कंपनी के रिलेटेड कुछ अनाउंसमेंट कर सके। और हम देख पाते हैं कि वो अनाउंसमेंट और किसी चीज की नहीं, बल्कि अपने वेपन बनाने वाली कंपनी को सीज करने की है। जो सुन सभी लोग काफी शॉक हो जाते हैं, खास करके उसके फादर का पार्टनर स्टेन भी, जो कंपनी को मैनेज तो कर रहा था, लेकिन टोनी को वो ये एडवाइस देता है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए, जिस वजह से शायद वो लोग बैंकरप्ट हो जाए और उसके फादर की लेगेसी को उसे ऐसे ही रोकना नहीं चाहिए। जिसके साथ साथ स्टैन उससे ये पूछता है कि वो वहाँ से बचकर कैसे निकला, जिसके जवाब में
में टोनी उसे बताता है कि उसके पास कोई सोल्यूशन नहीं था, जिस वजह से उसने उन आतंकियों से बचने के लिए एक आर्म सूट तैयार किया, जिसे पावर देने के लिए उसने आर्क रिएक्टर का इस्तेमाल किया, जो अभी भी उसके सीने में लगा हुआ है। जो सुन स्टैन काफी खुश हो जाता है और उसे ये कहता है कि उन्हें इस खोज को दुनिया को दिखाना चाहिए, लेकिन टोनी उसे मना करते हुए सीधा अपने घर चला जाता है और वहाँ अपने वर्कशॉप में बैठ अपने लिए एक नया आर्क रिएक्टर बनाता है, वो भी काफी अपडेटेड वर्जन, जिसे फिट करने के लिए वो पेपर को बुलाता है, जो उसे देख काफी डर जाती है, लेकिन फिर उसके कहने पर वो उसके नए आर्क रिएक्टर को फिट कर देती है। और वही बात करें अफगानिस्तान की, तो हम देख पाते हैं कि उन लोगों के हाथ टोनी का वो मार्क 1 का सूट लग चुका है, जो पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो गया था। पर उसी के साथ हम देख पाते हैं कि टोनी एक नया सूट बना रहा है, जिसे उसने नाम मार्क 2 का दिया है, जिसके पूरी तरह तैयार होने के बाद वो उसकी टेस्टिंग के लिए निकलता है और उसकी स्पीड ऊंचाई पर चेक करने के लिए जैसे ही वो उस आयरन सूट को ले जाता है, तो हम देख पाते हैं कि आसमान में ज्यादा ऊंचा उड़ने के कारण उसका वो सूट पूरी तरह जम चुका है, जिस वजह से वो नीचे गिरना शुरू कर देता है। पर नीचे गिरते गिरते जैसे ही उसका सूट गर्म हो जाता है तो फिर से स्टार्ट हो जाता है और घर लौटते ही उसे टेबल पर पेपर का दिया हुआ एक गिफ्ट मिलता है, जो और कुछ नहीं बल्कि उसका पुराना आर्क रिएक्टर होता है, जिसे उसने फ्रेम किया है और उस पर लिखा हुआ है कि दिस इज प्रूफ कि टोनी के पास दिल है। जो देख वो काफी खुश हो जाता है और उसी के साथ हम देख पाते हैं कि वो फिर से अपने सूट पर काम करना शुरू करता है, जिसमें दिक्कत फिलहाल ज्यादा ऊंचाई पर उड़ने से उस सूट का जम जाना है, जिस वजह से वो कुछ चेंजेस करने का डिसाइड करता है। पर उसी दौरान उसकी नजर न्यूज पे पड़ती है और उसे पता चलता है कि स्टैन ने पार्टी रखी हुई है और उसे नहीं बुलाया। पर उसके ना बुलाने पर भी स्टार्क वहां जाने का डिसाइड करता है और पार्टी में पहुंच उसकी मुलाकात पेपर से होती है, जिसके साथ वो डांस एंजॉय करते हैं और जैसे ही ड्रिंक लेने के लिए पहुंचता है तो फिर से उसकी मुलाकात क्रिस्टीन से होती है, यानी कि वही रिपोर्टर से, जो उसे इन्फॉर्म करती है कि 10 रिंग्स के लोगों के पास यानी कि आतंकियों के पास स्टार्क के और भी वेपन्स मौजूद हैं, जो उन्हें रिसेंटली डिलीवर किए गए हैं और उसी की मदद से उन आतंकियों ने गुलमिरा पर अटैक कर उन्हें पूरी तरह बर्बाद कर दिया है। साथ ही उसमें उसके नए वेपन्स भी इंक्लूडेड हैं, जिस वजह से वो सीधा बातचीत करने के लिए स्टैन के पास पहुंचता है और उससे पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया, जिसके जवाब में स्टैन सिर्फ उससे यही कहता है कि ये सिर्फ एक बिजनेस है, जो चीज टोनी को पसंद नहीं आती, जिस कारण वो घर जाकर अपने आयरन सूट पर काम कर रहा होता है। साथ ही गुलमिरा की न्यूज भी देखता है, जिस न्यूज से उसे पता चलता है कि वो वही गांव है जहां ये स्किन की फैमिली रहा करती थी, जिस वजह से वो आयरन सूट को प्रॉपरली और नई टेक्नोलॉजी के साथ अपडेट करता हुआ सीधा गुलमिरा विलेज जा पहुंचता है, जहां मौजूदा वेपन्स को वो डिस्ट्रॉय कर देता है और वापस लौट ही रहा होता है तो उसके पीछे कैलिफोर्निया की एयरफोर्स के सोल्जर्स लग जाते हैं, जिन्हें इस बात का पता नहीं कि वो छोटा वेपन है क्या, जिस कारण वो लोग पता करने के लिए उसके पीछे जा ही रहे होते हैं। तो उसी दौरान टोनी अपने फ्रेंड रोडी को कनेक्ट करता है और उसे बताता है कि जिस चीज को वो लोग वेपन समझ रहे हैं वो वेपन नहीं बल्कि टोनी खुद है, जिस कारण रोडी अपने जेट्स को वहाँ से पीछे कर लेता है, यही कहते हुए कि उन्हें इस मामले में नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि ये लड़ाई 2 विलेजेस के बीच है, यानी कि रोडी आयरन मैन की उस सीक्रेट आइडेंटिटी को छुपा देता है, जो सेम चीज वो मीडिया को भी बताता है। जिसके बाद हम देख पाते हैं कि स्टैन 10 रिंग्स के पास मिलने के लिए पहुंचता है, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा है कि इन सारी चीजों के पीछे और कोई नहीं बल्कि टोनी इन्वॉल्व है। और 10 रिंग के लीडर से बात करते हुए से पता चल जाता है कि गुलमिरा को बचाने वाला और कोई नहीं बल्कि टोनी ही है। साथ ही हमें ये भी पता चलता है कि स्टैन ही वो शख्स है जो 10 रिंग को छुप छुप कर स्टार्क इंडस्ट्री की वेपन्स बेच रहा था। पर उसी के साथ 10 रिंग का लीडर उसे बताता है कि स्टार्क से बचने के लिए उन लोगों के पास उसका प्रोटोटाइप सूट मौजूद है, जिसे वो उसे दे तो देगा लेकिन उसके बदले स्टेन को उसकी मुंह मांगी कीमत देनी होगी। लेकिन हम देख पाते हैं कि स्टेन काफी ही चालाक है और उन सभी को बेवकूफ बनाते हुए वो उन्हें पहले तो खत्म करता है और स्टार्क के उस प्रोटोटाइप सूट को अपने साथ ले जाता है। अब वही दूसरी तरफ हम टोनी को देख पाते हैं जो अपनी इलीगल शिपिंग के बारे में पता लगा रहा है, यानी कि अपनी कंपनी की वेपन्स की इलीगल शिपिंग के बारे में, जिस वजह से वो अपनी पर्सनल असिस्टेंट पेपर को एक पेन ड्राइव देता है ताकि उसकी मदद से वो स्टैन के पीसी में मौजूद सारी चीजों को हैक कर सके। जो पेपर करने में तो कामयाब होती है और उसके साथ उसे ये भी पता चलता है कि 10 रिंग्स ने स्टार्क को ऐसे ही किडनैप नहीं किया था बल्कि वो लोग उसे मारने वाले थे और
और उन्हें इस काम के लिए और किसी ने नहीं बल्कि स्टैन ने हायर किया था ताकि वो टोनी को मार उसकी जगह ले सके। पर अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि उन लोगों ने टोनी को मारा नहीं बल्कि उसे वेपन्स बनाने का डिसाइड किया, क्योंकि जो डील वो लोग स्टैन के साथ करते थे वो काफी महंगी थी, जिस वजह से ही उन लोगों ने टोनी को मारा नहीं और उसे कैप्चर कर लिया। जो इन्फॉर्मेशन वो अपने ड्राइव में कलेक्ट ही कर रही होती है तो उतनी ही देर में वहाँ स्टैन आ पहुँचता है, जिसे चकमा देकर वो वहाँ से निकलती तो है, पर अनफॉर्चुनेटली रास्ते में उसकी मुलाकात फिल से हो जाती है, जो कि शील्ड का एक एजेंट है और उसे टोनी स्टार्क से मिलना है। और स्टेन से बचने के लिए वो फिल के साथ वहाँ से निकलने में कामयाब होती है, जिसके साथ साथ स्टैन को पता चलता है कि उसका साइंटिस्ट स्टार्क के उस मिनिएचर आर्क रिएक्टर को नहीं बना पा रहा है, जिस वजह से वो मौका देखते ही स्टार्क के घर में घुस जाता है और उसे अपने छोटे से डिवाइस की मदद से पैरालाइज कर उसके चेस्ट में से आर्क रिएक्टर को निकाल कर ले जाता है, जिस वजह से टोनी प्रॉपरली ब्रीथ नहीं कर पाता और उसकी हार्ट बीट कम होना शुरू हो जाती है। पर वक्त रहते वो उस ओरिजिनल आर्क रिएक्टर के पास पहुंचने में कामयाब होता है, जिसे पेपर ने उसे गिफ्ट किया था। साथ ही उसे उसकी ओरिजिनल जगह पर प्लेस करने में भी कामयाब होता है। वही हम देख पाते हैं कि पेपर और शील्ड के काफी सारे एजेंट्स मिल स्टेन को अरेस्ट करने का अटेम्प्ट तो करते हैं, पर अनफॉर्चुनेटली वो ऐसा कर नहीं पाते, क्योंकि स्टेन के सूट की मदद से वो उन सभी को ओवर पावर कर देता है, जिस कारण टोनी वहां आ पहुंचता है और हम देख पाते हैं कि उन दोनों के बीच फाइट शुरू हो जाती है, जिसमें स्टेन टोनी पर काफी भारी पड़ रहा है, वो भी उसके न्यू आर्क रिएक्टर की कैपेसिटी के कारण, जिस वजह से वो स्टेन को स्टार्क इंडस्ट्री की बिल्डिंग के टॉप पर ले जाता है और वहाँ पर पेपर से कनेक्ट कर वो उसे ये इंस्ट्रक्ट करता है कि उसे बिल्डिंग के आर्क रिएक्टर को फुल पावर दे देना है, जो पेपर वक्त रहते करने में कामयाब होती है। और हम देख पाते हैं कि बिल्डिंग में रखा हुआ आर्क रिएक्टर इतना ओवर पावर हो जाता है कि उससे रेज निकलना शुरू हो जाती है, जिस वजह से स्टेन उसकी तरफ खींचा चला जाता है और रिएक्टर में गिर पूरा रिएक्टर के साथ वो भी एक्सप्लोड हो जाता है। जिसके दूसरे दिन शील्ड का वही फिल एजेंट टोनी को ये बताता है कि वो उन लोगों ने सारी चीजें संभाल ली है, तो उसे वही चीज कहनी है जो उसने उसे लिख कर दी है। लेकिन हम देख पाते हैं कि टोनी ऐसा नहीं करता, बल्कि पब्लिकली ये एडमिट कर देता है कि वही आयरन मैन है। और फिर फिल्म के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें शील्ड का डायरेक्टर निक फ्यूरी दिखाया जाता है, जो स्टार्क के घर में आ पहुंचा है, जिसने उसे ये बताया है कि आयरन मैन ही इस दुनिया में अकेला सुपर हीरो नहीं है, जिस वजह से ही वो उसे एवेंजर इनिशिएटिव को लेकर डिस्कस करना चाहता है। तो बस इस वीडियो में इतना ही, जिस बारे में अब आप सभी की क्या राय बनती है उसे लेकर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। साथ ही वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी मैं मिलूंगी आपसे फिर किसी मूवीज या सीरीज के रिकैप के साथ। तब तक के लिए आप मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल के बाकी वीडियो को एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।